प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। और आप लोग कलकत्ता से हैं, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जब मैंने कोलकाता की कुंडली देखी हो, चाहे लाइव में ही क्यों ना हो, हर बार कहा है आप लोग, चाहे मान लीजिए आप कोलकाता जन्म स्थान है इस बात जातक का, हो सकता है माता पिता कहीं दूसरी जगह भारत के किसी अन्य क्षेत्र में रहते हों या विदेश में ही रहते हों, और अगर अगली बार चुनाव होगा कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, आइए और ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करिए। क्या करना है? ममता बनर्जी के विरुद्ध में वोट करना है। ये मैं लोग सामने बोल दिया। बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है आप लोगों को अपने मताधिकार का संपूर्णतया बेहतर तरीके से इस्तेमाल। आप किसी को भी वोट दीजिए, पर इन्हें मत दीजिए, इनकी पार्टी को वोट मत दीजिए। ये ठीक नहीं है, इनकी मंशा ठीक नहीं है। और हमको तो लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों में वहाँ की माताओं को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, वहाँ के पुरुषों को भी पहन लेना चाहिए। पुरुषों को भी, पश्चिम बंगाल के पुरुषों को भी चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। मार खाते, भागते थेथर हो गए हैं। थेथर बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ढीठ हो गए हैं, ऐसा। आइए, इस वजह से जागृति की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के लोगों को अंतर मन से जगाना होगा। मैं 2-3 दिन पहले किसी से बात कर रहा था फ़ोन पर, वो पश्चिम बंगाल के थे, मुंबई में रहते हैं, और एक लड़के से बात हुई जो पश्चिम बंगाल का है और बनारस में पढ़ता है, बीएचयू में। उन्होंने कहा, हाँ पंडित जी, इस बार हम लोग जाएंगे वोट देने, और इस बार तो उनको वोट नहीं देंगे। पर जो मुंबई वाले थे, उन्होंने कहा कि अरे वहाँ पे 1000-2000 रुपये में लोग वोट खरीद लेते हैं, और वो बहुत मजबूत लोग हैं, जो उनकी स्तुति है, उनकी पार्टी की या जो भी कहें, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा इस बार तो आप लोगों को 2000 बड़ा भारी पड़ गया, बहुत भारी पड़ गया। इस वजह से अगली बार दिमाग को शांत रखें और बहुत समुचित तरीके से देवी मैया की असीम कृपा आप लोगों पर प्राप्त हो, आप लोगों की मति बुद्धि बदले कि आप लोग एक सही सरकार का चयन कर सकें। आइए विषय पे लेके आता हूँ। और श्रावण माह में जातक का जन्म हुआ है, श्रावण माह में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति उदार मना है, उदार है प्रवृत्ति का, झगड़ालू नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो इस कुंडली में मैं आगे बताऊंगा, जो चंद्रमा पे असर हो रही हैं, असर कर रही हैं, उसके कारण व्यक्ति जल्दी कई बार बहुत क्रूरता से क्रोध करने वाला हो जाता है। दक्षिणायन में शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, और इनकी कुंडली में शनि मंगल एक साथ 12वें भाव में बैठे हैं। ये ठीक नहीं होता है, और इसका क्या असर होता है ये आगे बताऊंगा। वर्षा ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और जिसके उत्तर के लिए व्यक्ति लालायित रहता है और भागता रहता है। जन्म होता है जातक का सोमवार को, और धन इस कुंडली का बहुत अच्छा है। वार के अधिपति धनदायक हैं, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति हैं, और सूर्य और चंद्रमा आपस में परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये ज्योतिष के 2 महान नेत्र, ज्योतिष के 2 प्रकाशक ग्रह, और आपस में परिवर्तन कर लिए। इस वजह से यहाँ पे जातक पिता से संपूर्णतया सुखों को प्राप्त करने वाला, और पिता का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने वाला होने के साथ साथ, पिता से धन की प्राप्ति करने के साथ साथ पिता के लिए भाग्यशाली साबित होता है। वार के अधिपति चंद्रमा हैं, कोई खराबी नहीं है। 12वें भाव में बैठे हों, 11वें भाव में बैठे हैं, तो कोई झंझट वाली बात नहीं है, और उनका संपूर्ण फल मिल भी रहा है, क्योंकि उनके ठीक पीछे सूर्य बुध बैठे हैं, है ना। तो चंद्रमा के ठीक पीछे जब सूर्य होते हैं तो कई बार ये कमज़ोर भी परिणाम देते हैं। कई बार ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होने के बावजूद, या राजयोग कारक होने के बावजूद, या राजयोग बनाने के बावजूद भी कई बार उससे स्वतंत्र होकर के सामान्य परिणाम देने लगते हैं, जब चंद्रमा से सूर्य पीछे बैठ जाते हैं। तो शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को जन्म हुआ है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक ग्रह होते हैं, और पापक ग्रह के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में धन प्राइवेट सेक्टर से कमाते हुए या स्वतंत्र व्यापार से कमाते हुए देखा जाता है। लेकिन चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, जो सूर्य की राशि है। और जरा ध्यान से देखिए तो सूर्य और चंद्रमा का परिवर्तन है, दिग्बली हैं सूर्य। और जन्म कुंडली के
जो दशम स्थान के अधिपति हैं वो एकादशवें भाव में बैठे हैं। इन पे किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उल्टे वो दो शुभ ग्रह गुरु और शुक्र से केंद्र में हैं, मतलब इनसे चौथे भाव में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ व्यक्ति सरकारी सेवाओं को रखने वाला या सरकारी सेवाओं में से लाभ प्राप्त करने वाला, सरकारी तंत्रों से जुड़ करके धन प्राप्त करने वाला या सरकारी एजेंसियों में ऊंचे पद पे काम करने वाला होता है, राजनीति करने वाला होता है, पदस्थ अधिकारी होता है और गैजेटेड ऑफिसर होता है। इतना ही नहीं, उसकी साख सरकार के लोगों तक बड़ी मजबूती से बनी रहती है। इतना ही नहीं और भी ज़्यादा, ये अपनी सामाजिक छवि को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि उसकी समाज में किरकिरी ना हो और सामाजिकता उसकी बनी रहे। कोई भी ऐसा काम वो नहीं करना चाहता है जिससे से समाज में उसका नुकसान हो, सामाजिकता नुकसान हो। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मैंने बात की, ये सूर्य का नक्षत्र है और इसके जो देवता हैं मतलब स्वामी देवता वो अर्यमा नाम के पितर हैं। तो ओम अर्यम ने नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए प्रत्येक दिन। और साथ ही साथ अगर हो सके तो कपास की जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए रविवार के दिन। यज्ञ धान धूप पूजा पाठ, सूर्य के लिए लाल चंदन की माला भगवान को बड़ी प्रिय है, तो लाल चंदन की माला गले में धारण करनी चाहिए। इसके साथ साथ आदित्य हृदय का पाठ नियमित रूप से प्रत्येक दिन एक बार और रविवार को 21 बार अनुष्ठानिक करना चाहिए। नियमित रूप से सोना और जागना चाहिए, पिता का आदर करना चाहिए और रविवार के दिन नमक का सेवन ना के बराबर या लगभग बंद कर देना चाहिए, या एक समय नमक खाएं तो दूसरी समय नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्यो नमस्कार प्रिय, सूर्य को नमस्कार प्रिय है, तो साष्टांग प्रणाम भगवान सूर्य के जो 12 नमस्कार होते हैं उन्हें 12 नामों से प्रणाम करना चाहिए, है ना। अर्काय नमः ऐसा करके नाम है उनका, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, है ना। तो ऐसे करके उनके जो 12 नाम हैं उन 12 नामों से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इससे सूर्य बलवान होंगे और नक्षत्र से जनित जितने दोष होते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। परिध योग भवकर्ण क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के कारण व्यक्ति में क्रोध है। इसी मैंने बात की थी पूर्व में भी, थोड़ी देर पहले कहा था कि आगे बताऊंगा कि व्यक्ति क्यों क्रोधी है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में जन्मा है। सूर्य दिग्बली है, बुध के साथ बैठे हैं, तो लाभ और भाग्य का अधिपति जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में हो जाता है तो व्यक्ति को बड़ी महत्वाकांक्षी बना देता है। फिर वो व्यक्ति बहुत ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला होता है और उसको प्राप्त भी करेगा, ऐसा भी है। तो क्या कहा कि यहाँ पे क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के कारण व्यक्ति में क्रोध भी है और चंचल बुद्धि का है ना, स्थिर बुद्धि का थोड़ा कम है, चंचल है। हालांकि एक चीज़ जो बहुत बढ़िया रहेगा इस कुंडली में कि सूर्य और बुध दशम स्थान में और सूर्य और चंद्रमा का परिवर्तन और सूर्य के ही राशि और सूर्य के ही नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त होता है। वो कभी भी अपने चिरंतन परंपराओं में, अपनी संस्कृति में, अपनी सभ्यता में, अपने पूर्वाचार्यों के मतों में कोई मतभेद नहीं देखता है और ना ही रखता है। मतलब वक्त के हिसाब से उस व्यक्ति के पास उसकी धार्मिकता और उसकी सहृदयता के साथ साथ उसका जो चरित्रवान होना है होता है वो बना रहता है या निरंतर गति से उसे स्थापित करता है, वो बढ़ा रहता है। यहाँ इस कुंडली में नेचर बहुत अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी है, तर्क अच्छा है, सामाजिकता अच्छी है, नौकरी अच्छी है, पिता के साथ संबंध अच्छे हैं और पिता के लिए जातक अच्छा है। गड़बड़ी कहाँ है? 12वें भाव में शनि मंगल। यहाँ पे चंद्रमा धनु राशि के जिसके अधिपति जो गुरु हैं वो देखिए शत्रु की राशि में बैठे हैं, जहाँ के अधिपति जो शुक्रदेव हैं वो देखिए नीचाभिलाषी हैं। तो यहाँ पे शुक्रदेव के नीच होने के कारण कई बार पाचन तंत्र, स्वास्थ्य और पेट गड़बड़ होता है। यहाँ पे शनि और मंगल के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है और चूंकि इसकी पुष्टि यहाँ के केंद्र भाव के खाली होने के कारण, नवांश कुंडली का केंद्र खाली है, तो नवांश कुंडली के केंद्र के खाली रहने के कारण कई बार जातक के जीवन को दाम्पत्य में परेशानी होते देखी जाती है। वहाँ पे विवाह टूटने का खतरा भी कई बार मोल लेना पड़ता है या कई बार वैसी स्थिति हो जाती है। तो विवाह के लिए अगर चर्चा चल रही है तो मैं यही बता दूं, वृष राशि वृष लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न और उसके साथ साथ मेष राशि मेष लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की जातिकाओं से विवाह हो और साथ ही साथ उत्तर दिशा की तरफ विवाह हो। शनि मंगल जब 12वें भाव में हो जाते हैं तो व्यक्ति दूसरों के पचड़े में फंसता है और कई बार अपने काम से ज़्यादा दूसरों का काम करते हुए नजर आता है। तो हमें पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। द्वितीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली में 12वें भाव में और द्वितीय भाव पे शनि राहु का प्रभाव है,
मंगल का भी प्रभाव है, राहु बैठे हैं, शनि देख रहे हैं और मंगल की राशि बन गई और द्वितीय भाव के कारक जन्म कुंडली में शत्रु के संग शत्रु की राशि में चले गए। इस वजह से अब व्यक्ति को उसके कुटुंबजन रहने के बावजूद भी कई बार काम नहीं आते या कई बार कुटुंब से धन के लिए मतभेद होता रहता है। लेकिन एक बात जरूर है कि तृतीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली में छठवें भाव में बैठे हैं, छठवें भाव अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव के अधिपति के साथ, लेकिन बलवान है। इस वजह से व्यक्ति चाहे कितना भी विषम परिस्थिति से जूझता रहेगा, अंततोगत्वा जीत उसकी ही होती है। ऐसा है। अष्टम भाव में गुरु और शुक्र केतु के साथ बैठे हैं। व्यक्ति भविष्य को समझने वाला है, भविष्य को जानने वाला है, भविष्य एजम्पशन करने वाला है ना। बड़ी राजनीति उसको समझ नहीं आती है, वो राजनीति एकदम बिल्कुल ही एकदम स्पष्ट बोलने वाला है, स्पष्ट बकता है, स्पष्ट चीज़ें देखने, सीधी बात करता है और सीधी बात समझता है, उसको उधेड़ बुन नहीं आता है ना। तो ऐसी चीज़ें, आयु अच्छी है, मृत्यु अच्छी है और घर से दूर जाने का कोई विशेष योग नहीं बना है। आप घर से नज़दीक रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है जिसमें मैंने आपको इतनी सारी बताई चीज़ें। लेकिन चंद्रमा बलवान नहीं है, पक्ष के बल से कमज़ोर हैं, लेकिन भाव से बलवान हो रहे हैं, परिवर्तन योग बना रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धन और लाभ के साथ साथ उसके जीवन की जितनी भी इच्छाएं होंगी वो सारी पूरी होती जाएंगी। अब आइए कुंडली में बैठे ग्रह लग्न में कितने अंशों पे किस नक्षत्र में बैठे हैं, क्या उसका प्रतिफल होगा, ये बता देता हूँ। अब बात जब ग्रहों के डिग्री पे होती है तो ये बात बहुत आवश्यक है ये जान लेना कि कौन सा ग्रह किस भाव में कितने अंशों पे बैठा है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य, और आपकी कुंडली में वो उनको भाव कौन सा मिला हुआ है, वो होते हैं जन्म कुंडली में जहाँ से आप मेहनत करने के बाद सब कुछ प्राप्त करते हैं और अपने आप को प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं या करवाते हैं कि नहीं मुझे मिल गया है और मुझे जितनी चाहिए उतनी मैंने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है या कर रखा है। तो वो हैं आपकी कुंडली के एकादशवें भाव के स्वामी सूर्यदेव, और सूर्य इस कुंडली के लाभेश कहे जाते हैं। वहाँ पे चंद्रदेव बैठे हैं जो दशम भाव के स्वामी हैं। मतलब दशम भाव ये है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके जब आप गिनेंगे तो ये एकादशवां भाव होगा। ये लग्न है और ये एकादशवां भाव 11वां भाव। यहाँ के स्वामी दसम स्थान में बैठे हैं चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा यहाँ के अधिपति होते हैं कर्क राशि जो एकादशवें भाव में बैठे हैं। तो ये जो दोनों का परिवर्तन हुआ है वो बड़ा ही विलक्षण है और जातक को लाभान्वित करने वाला होगा, जो किसी भी तरीके के लफड़े में नहीं डालेगा। हाँ, यहाँ पे जो शनि मंगल उनके ठीक आगे बैठे हैं वो कई बार ऐसी स्थितियाँ देके जा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। कारण उसका है क्योंकि गुरु की दृष्टि उस भाव पे है और एक अनुभवी ग्रह शुक्र भी केतु भी उन्हें देख रहा है, उस भाव के स्वामी दशम में बैठे हैं ऐसा। और इस कुंडली के लिए पंचम और चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर के उच्चाभिलाषी हैं, और इस पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि है या 1 शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि है। तो उतना ज़्यादा तो बुरा नहीं है, पर फिर भी हमें थोड़ा बहुत सावधान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। तो सूर्य एकादशवें भाव के स्वामी होकर के 6 अंश पे बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली में 12वें भाव में हर्षवली है, पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के। और चंद्रमा पक्ष के बल से थोड़े कमज़ोर, पर केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे, केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव के अधिपति शनि पे, केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव और केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव के अधिपति शनि पे, और एकादशवें भाव में चंद्रमा बैठ गए जो पापक ग्रह से प्रभावित हैं। तो क्या होगा कि अब यहाँ व्यक्ति के जीवन में जैसे ही व्यक्ति किसी के जीवन में आएगा, मतलब माता के गर्भ में आएगा, तो माता के स्वास्थ्य को चिंतित करेगा। या कई बार जब चंद्रमा या केतु की दशा चलेगी या शनि की दशा चलेगी तो व्यक्ति की माता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी, या हमें उस समय अपने माता के स्वास्थ्य की चिंता करनी होगी, मतलब उसे हल्के में नहीं लेना होगा। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो जिस नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, वो नक्षत्रों का राजा है। तो एक तो ग्रह का राजा और दूसरे नक्षत्रों के राजा पुष्य, इन दोनों का समागम हुआ। एकादशवें भाव जो जन्म कुंडली में नवमांश चक्र है, वहाँ पे जो सूर्य की स्थिति बनी है वो नवम भाव में बैठ रहे हैं, और दशमांशा चक्र में वो सप्तम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में स्थिर राशि में अपने मित्र के साथ बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र और सूर्य का परिवर्तन है, शुक्र की राशि में सूर्य और सूर्य की राशि में शुक्र। इसका अर्थ होगा कि सूर्य आपको नौकरी देने में, लक्ष्मीवान बनाने में, सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त रखने में, नैतिकता का पालन करने में, बेहतरीन इंसान बनाने में मदद करेंगे।
यहाँ व्यक्ति चरित्रवान, बड़े लोगों से मतलब रखने वाला, बड़ी बड़ी इमारतों का मालिक, लक्ष्मी संपन्न, बड़ी ऊंची पहचान वाला और लंबी और ऊंची यात्रा करने वाला होता है। यहाँ के सूर्य आपके बहुत अच्छे हैं। उसके बाद चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 26 अंश के बैठे हैं और वो सूर्य ही हैं जो दशम स्थान में दिग्बली हैं। इस आधार पर और लग्न कुंडली में चंद्रमा दशम भाव के स्वामी हैं, एकादशवें भाव में जोड़ रहे हैं। मतलब दशम का अधिपति जब एकादशवें में बैठे तो क्या होगा कि व्यक्ति अपने पिता के लिए भाग्यशाली और पिता के प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है और पिता से धन की प्राप्ति भी करता है और पिता के कारोबार को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला होता है। नवमांसा चक्र में केंद्र खाली है परंतु धनु राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे 5 नंबर में और यहाँ पे 9 नंबर में है। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा अपनी दशा काल में व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाएंगे, सुख देंगे, संतान देंगे, यश मान पद प्रतिष्ठा देंगे, नौकरी में प्रमोशन देंगे और इतना ही नहीं, समाज के ऊंचे और बड़े वर्गों से मेल भी कराएंगे। ऐसा भी होगा। मंगल की बात करते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में शनि के साथ बैठे हैं। इस वजह से कि जब कभी भी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का संबंध शनि जैसे ग्रह से हो जाए और द्वितीय भाव में पहले ही राहु विराज रहे हैं तो यहाँ पे मंगलदेव मारक होंगे। द्वितीय भाव के स्वामी हैं, केतु से दृष्ट हैं, शनि के संपर्क में हैं तो मारक भी हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि मंगल इस कुंडली के लिए मारक हैं और मारक ही बनेंगे, है ना। केतु और राहु के या शनि के संपर्क में नहीं होते तो वो शायद उनका मारक तत्व तो उतना प्रभावित नहीं करता, लेकिन मंगल हैं इस वजह से वहाँ पे वो मारक होंगे। नवमांश कुंडली में वो लाभ भाव के स्वामी होकर के आपके लाभ को मार रहे हैं और आपका पैसा अटका रहे हैं। तो कई बार पत्नी गलत निर्णय देने वाली हो जाती हैं। इस वजह से पत्नी की बातों पे विश्वास ज़्यादा ना करें, उनकी कही हुई बातों पे थोड़ा चेक करना होगा। और दूसरा, ये मंगल आपके कहीं पे भी यहाँ पे भी वो होते हैं तो दशम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति देखिए नीचा विलासी है और यहाँ राहु के साथ बैठे हैं। चंद्रमा भी केतु के संपर्क में है। इस वजह से मंगल की दशा में विशेष सावधानी बरतनी होगी जो 2028 से आ रही है। 2028 के जून से मंगल की दशा होगी तो चोट चपेट की घटनाएं, गलत मैत्री, गलत साधन, गलत चीज़ों को देखना, गलत चीज़ों को सुनना, गलत चीज़ों को समझना। हमारी जो इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो हमारी इंद्रियों में सबसे जो जिसको बोलते हैं ना सबसे दुष्ट इंद्री, सबसे दुष्ट इंद्री कान होती है। ये तुरंत सुन लेती है कोई भी चीज़ और बड़ी बुरा इसका ये सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी बार ये उसके बाद आँख होती है। तो ये दोनों बड़े ही विचलित करने वाली इंद्रियां हैं मनुष्यों को। तो इस जब खराब दशा चलती है तो यही इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो जब कभी भी मंगल की दशा चलेगी तो हमें विशेषतया बड़ी यात्रा, ऊंची लंबी यात्रा, गलत मित्रता, गलत गैजेट, गलत चीज़ों का पढ़ना, गलत चीज़ों का देखना, ये सब बढ़ सकता है। और कारण होगा कि आपकी कुंडली में 2028 में आएंगे और 2012 के हैं, मतलब 13 साल की अभी अवस्था है तो 2 साल बाद 15 अवस्था होगी। तो 15 वर्ष की अवस्था में जातक को भीषण अनुशासन की आवश्यकता होती है। जहाँ एक सैनिक को जितने अनुशासन की आवश्यकता होती है या जितने अनुशासन में उसे रखा जाता है उतने ही अनुशासन की आवश्यकता जातक को 2 साल बाद पड़ने वाली है। मतलब वहाँ पे आप उसे समझा नहीं सकते। 5 वर्ष से लेके बाद 5 वर्ष तक बच्चे को खूब प्यार करो। 5 वर्ष के बाद 15, 16, 17, 18, कम से कम 15, 16 साल, 17, 18 साल तक उस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और वही पिता का धर्म होता है। बिगड़ने का काल और एक गलत दशा का चलना ये जातक के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक समय पे बच्चा किशोरावस्था को प्राप्त कर रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी भुजाएं फड़क रही हैं, उसके अंग प्रत्यंग में हार्मोन का संचार बढ़ेगा और इधर दशा मंगल की ही चलेगी जो मारक की दशा है। इस वजह से दोनों एक साथ जब चलेंगे तो सोच के देखिए कि जातक के जीवन को बहुत बड़ा ड्रास्टिक बदलाव लाएंगे। मतलब हमें संतुलित होना है, अपनी शिक्षा, अपनी मैत्री, अपनी चीज़ें, अपना भोजन, अपनी नियमित दिनचर्या और हमारे मित्र कैसे हैं इसका बहुत और विशेष ध्यान रखना होगा। अकेलापन ज़्यादा ना हो,
परिवार के लोगों से मिलें, दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ मौसी, इन लोगों से बांध करके रखें। इन लोगों के साथ समय बिताएं। गलत मित्रों से बचें, क्योंकि 12वें भाव में शनि मंगल हैं और शुक्र जो है वो केतु के संपर्क में है। तो होगा क्या कि कई बार व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है, सीधा बोल रहा हूँ। और दूसरा, कई बार उसको गलत आदतें भी पकड़ दे जाती हैं। ऐसा ना हो, इस वजह से हमें इसका ध्यान रखना होगा। आदर करें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी प्रतिष्ठा के कारण रहें, उनकी प्रतिष्ठा आपके कारण हो और आप उसमें कारक बने। इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। उसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल की बात मैंने कर दी। मंगल आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में है और वो कई बार पेंडुलम की भांति व्यक्ति को बनाएंगे, मतलब ना तो आगे बढ़ेगा ना तो पीछे जाएगा। इस वजह से उस समय पूरी मेहनत की आवश्यकता होगी, पूरी एनर्जी डालनी है। अनुशासन, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण, पीपल के वृक्ष का दर्शन, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, गाय की सेवा, माता पिता की सेवा और सत्कार, और साथ ही साथ गुरुजनों का आश्रय प्रश्रय, ये सब होना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, और जितनी जल्दी हो सके यज्ञोपवीत के साथ साथ गुरु मंत्र की दीक्षा भी हो जाए। ये सब जीवन में जब समाहित होते हैं, बच्चों के संस्कार अगर समय पे नहीं होते ना, तो बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिस बच्चे का संस्कार उत्तम प्रक्रिया से उत्तम वर्ग में उत्तम आयु पे हो जाता है, वो अनुपनीत नहीं होता और वो उसको संस्कारों का प्रभाव उसको बिगड़ने नहीं देता है। तो हमारे नई जनरेशन को इस बात की भी समझने की आवश्यकता है, माता पिता को साथ में, कि हमारे जो पूर्वजों ने 16 संस्कार बनाए थे, उसमें से वक्त के हिसाब से उस आयु पे पहुँचते पहुँचते कम से कम यज्ञोपवीत संस्कार तो हो ही जाना चाहिए। और वहीं से वो अपनी परंपराओं के प्रति उसके निर्वाह करने की शक्ति उस जातक में जन्म लेती है। नहीं तो फिर वो अपने कंधों पे जब उसे शिखा और सूत्र, और मस्तक पे शिखा सूत्र और चोटी नहीं रहेंगे, तिलक नहीं रहेंगे, तो वो इन सभी चीज़ों से दूर होता जाएगा और फिर एक बार आपके ही लिए माथे का दर्द बन जाएगा। इसकी आवश्यकता होगी। बुध की बात कर लेते हैं। बुध 12वें भाव के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी, तुला लग्न की कुंडली के लिए राजयोग कारक होते हैं। बैठे भी अच्छे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश में हैं। इस वजह से व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत नहीं होगी। नौमांश कुंडली में भी बुध जो है वो आपको यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। वक्री हैं 15 अंश के, तो आपको धार्मिक भी बना रहे हैं, कुछ प्रभाव उनका धर्म भाव से होता दिख रहा है। और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो भाग्य और लाभ का योग जब जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बनेगा तो महाभाग्यशाली। बुध की दशा में यश, पद, प्रतिष्ठा और बहुत सारी चीज़ें, मानसिक शांति, उद्बोधन करने की शक्ति, मन बुद्धि चित्त को व्यवस्थित करने का बल, तर्क बल, बैंकिंग, फिनांस, शेयर बाजार, मार्केटिंग, इस विषय को समझने वाला, ऊंचे पद की प्राप्ति की इच्छा, जैसे ऑफिसर बन जाए, ऐसे योग बने हुए हैं। और बुध नवांश कुंडली के बाद दशमांशा कुंडली में भी जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, उसके आधार पर मैं उन्हें कमज़ोर नहीं कहूँगा, सामान्यतया कभी कभी दिमाग को भटकाने का काम कर सकते हैं, बचकानी हरकतें व्यक्ति करता है। तो मतलब ऐसी अवस्था में अगर व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, फिर भी बुध की दशा में वो थोड़ा बहुत लड़कपन करता है, तो ये ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति के अंदर बचपना बना रहना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते हैं, 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ग्रहों का सिद्धांत ये कहता है कि एक ही ग्रह जो एक कुंडली के लिए अच्छा हो जाता है, वही ग्रह दूसरी कुंडली के लिए बुरा और पापी हो जाता है। तो यहाँ तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं होते, और बैठे कहाँ हैं? अष्टम भाव में, तो विपरीत राजयोग बना दिए। तो यहाँ व्यक्ति को कफ के कारण, क्योंकि गुरु कफ तत्व के कारक होते हैं, तो कफ के कारण और पाचन तंत्र के कारण कई बार जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके साथ कई बार उसका कंसंट्रेशन गड़बड़ होता है, उसके जीवन में आलस्य के कारण विपरीत परिस्थितियां बनती रहती हैं, और कई बार वो अपने अंक, जितनी वो मेहनत करता है उतना अंक प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण उसका मन उचाट हो जाता है। तो ऐसा गुरु दे रहे हैं। हालांकि लग्नेश हैं, लग्न के अधिपति हैं, स्वग्रही बैठे हैं, कोई खराबी नहीं है, पर फिर भी मैं उस पर चर्चा करूँगा गुरु के बाद शुक्र पे आऊँगा तो। लेकिन फिर भी हमें गुरु की दशा में निश्चित रूप से लाभान्वित होना है, तो हमें अनुशासन और अपने अंदर धर्म का प्रवाह रखना होगा। एक अच्छी बात है जो गुरु के ऊपर लागू हो रही है। यहाँ 2 नंबर में बैठे हैं और यहाँ भी वो 2 नंबर में बैठे हैं। तो ग्रह अगर 2 नंबर में यहाँ भी बैठा, 2 नंबर में यहाँ भी बैठा और 2 नंबर में यहाँ भी बैठा, इसका अर्थ होगा कि एक कमज़ोर ग्रह जो तुला लग्न की कुंडली के लिए अच्छे भाव का स्वामी नहीं था, वो अपने आप को वर्गोत्तम करा रहा है या वर्गोत्तम अवस्था में जा रहे हैं। 2 और 2 में, इस वजह से आपकी कुंडली के अब सबसे बलवान ग्रहों में 1 नंबर पे गुरु ही आ जाएंगे।
अब मारक या रोगेश या नौकरी भाव के स्वामी, अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में चाहे जितनी ही विषम परिस्थितियों का निर्माण क्यों ना होता होगा, अंततोगत्वा जीत उसी की होगी। अब उसके सामने कोई भी शत्रु, कोई भी वैमनस्य करने वाला व्यक्ति टिक नहीं पाएगा, और व्यक्ति के जीवन में धर्म, आध्यात्म, चिंतन, दानशीलता, परोपकार और दया सहिष्णुता के साथ साथ उसके अंदर श्रेष्ठ आचरण और व्यक्तित्व का निर्माण होता रहेगा। तो ये गुरु आपकी कुंडली के लिए अच्छे हो गए। शुक्रदेव लग्नेश होकर के अष्टम भाव में अपनी राशि के बैठे हैं, इस वजह से घबराने की कोई बात नहीं है। उन पे शुक्र की दृष्टि के ऊपर राहु का प्रभाव, ये भी ठीक है। गुरु के साथ बैठे हैं तो नौकरी करने वाला बना देते हैं, और यहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु अच्छी होती है, घर से दूर जाना नहीं पड़ता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, वाणी अच्छी होती है, और धन तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से कमा ही लेता है, क्योंकि राहु धन भाव में अगर बैठे होते हैं, शुक्र का संबंध अगर राहु के साथ धन भाव से होता हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति राहु और शुक्र की महादशा में, गुरु की महादशा में, बुध की महादशा में और साथ ही साथ शनि की महादशा में धन प्राप्त करने वाला होगा। तो शनि की दशा भी बढ़िया जाएगी, क्योंकि शनि भी वर्गोत्तम है और गुरु भी वर्गोत्तम है, तो इस हिसाब से, और शुक्र भी वर्गोत्तम है। शुक्र यहाँ पे भाव से वर्गोत्तम है, गुरु यहाँ पे राशि से वर्गोत्तम है, और शनि यहाँ से राशि से वर्गोत्तम है। शनि यहाँ पे 6 नंबर में बैठे हैं, तो 3 ग्रह जन्म कुंडली में वर्गोत्तम, शनि, गुरु और शुक्र। इसका अर्थ होगा कि शनि इस कुंडली के पंचमेश होकर के वर्गोत्तम हो गए, गुरु इस कुंडली में नौकरी भाव के अधिपति होकर के वर्गोत्तम हो गए, और साथ ही साथ इस कुंडली में शनि और गुरु के साथ साथ शुक्र लग्नेश होकर के वर्गोत्तम हो गए। लग्नेश वर्गोत्तम, योग कारक ग्रह वर्गोत्तम, और जन्म कुंडली में महान शुभ ग्रह जन्म कुंडली में अगर तृतीय और 6वें भाव के स्वामी वर्गोत्तम हो गए तो कुंडली का सारा बल जातक के पास आ गया। तो ये बात मैंने शुक्रदेव के लिए कही है। शुक्र बैठे हैं 23 अंश के मृगशिरा नक्षत्र में, फैशन की समझ और चटपटा खाना ऐसा बना देते हैं। वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो मैंने बात की उनके बारे में, रोहिणी नक्षत्र में 14 अंश के बैठे हैं, कोई खराब नहीं है, ठीक है। तो गुरु भी वर्गोत्तम, शुक्र भी वर्गोत्तम और शनि भी वर्गोत्तम है। तो शनि तो इस कुंडली में वैसे भी अच्छे बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, इस कारण से इस कुंडली में कभी कभी व्यक्ति को गलत निर्णय करते भी देखा जाएगा। प्रेम विवाह में कई बार वात जनित समस्या, और कई बार कफ और वात से संबंधित समस्या, कई बार दाम्पत्य में परेशानी। यहाँ मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी एक साथ 12वें भाव में बैठे हैं, इस वजह से प्रायः कई बार घर में अंतरकलह, या कई बार जातक की कुंडली में जब मंगल, राहु, केतु, शनि एक्टिव होंगे तो थोड़ा बहुत घर में कलह का वातावरण बनता है। राहु आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, वहाँ वो नीच के होते हैं, और सामान्यतया वहाँ पे उनके ऊपर 2 शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुक्र और गुरु की, और एक उनके मित्र की दृष्टि है शनि की, लेकिन गुरु और शुक्र की दृष्टि है, इस वजह से वहाँ पे राहु देव शुभ ग्रह बन जाएंगे, मारक नहीं बनेंगे। हाँ, शनि, राहु, केतु, मंगल की दशा में कई बार वो मारक भूमिका में जरूर आएंगे। तो ये आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं 9 अंश के अनुराधा नक्षत्र में। भाव का स्वामी या नक्षत्र का स्वामी अगर ग्रह को देखता हो तो कुंडली कमजोर नहीं होती है। शनि अनुराधा नक्षत्र के स्वामी होते हैं, राहु अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, इस वजह से ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पर यह कन्फ्यूज़न या धन कमाने के लिए व्यक्ति को भागना दौड़ना पड़ता है, ये तो बात बन रही है, पर कहीं ना कहीं से व्यक्ति के पास धन आ जाता है। यहाँ तक हमने इतनी बात की, विभिन्न ग्रहों को विभिन्न वर्ग चार्ट में समझ लिया। अब आपकी कुंडली में मैं अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ, जहाँ मैं एक एक लाइन की बात कहूँगा। व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, पर हाँ वो कई बार अटक रहा है, मतलब हमें वहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वाणी हम और भी ज़्यादा शांत और सौम्य कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव पे शनि राहु का प्रभाव है। इस कारण से हमारे दिमाग में कई बार नेगेटिव बातें भी बनती हैं, हम कई बार काम शुरू करने से पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं, या जीवन में कई बार ऐसा होगा जब कुटुंब होंगे पर सहयोग नहीं देंगे, और वो ऐसा होगा शनि राहु की दशा में, होता भी है। मेहनत इस कुंडली की अच्छी है, पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, या जीवन में परेशानी आती रहती है, और ऐसा गुरु के कारण होगा। ये कुंडली अपने नाम से संपत्ति इकट्ठा करे तो भी ठीक है, माता पिता बच्चों के नाम पे करे तो ज़्यादा अच्छा है। एजुकेशन में बाधाएं रहेंगी पर बुद्धिमानी रहेगी, और लगभग शिक्षा पूरी हो जाएगी, संतति हो जाएगी। बहुत ज़्यादा संतति नहीं होगी, पर 1 से 2 संतति के योग लगे हुए हैं। उसके बाद नौकरी और व्यापार दोनों में पहले व्यापार से ज़्यादा नौकरी की चिंता करें। दूसरे नंबर पे स्वतंत्र अपने कारोबार के बारे में विचार करें। कंसंट्रेशन कुंडली की अच्छी है, मन बुद्धि चित्त अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, वाणी अच्छी है, और रिसर्च अच्छा है।
भाग्य का बल भी सामान्यतः ठीक ठाक है। केंद्र त्रिकोण का योग लगा हुआ है बुध के कारण, ये बहुत उत्तम बात होगी। और व्यक्ति की सामाजिकता बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने पूर्व में ही कहा था। प्राप्त करने के लिए आपको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तब जाकर के आप कोई भी पद या प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे। मतलब इस कुंडली की कमजोरी अगर कुछ है तो वो है डिसकंटिन्यूटी और गलत मैत्री, गलत लोगों का संग, गलत चीज़ों का चयन। ये दो इस कुंडली की कमजोरी रहेगी। विवाह, दाम्पत्य, परिवार, इन सभी चीज़ों में कोई मुझे परेशानी दिखाई नहीं दे रही है, पर थोड़े बहुत घर्षण, क्योंकि यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठे हैं सूर्य, यहाँ पे क्रूर ग्रह सूर्य बैठे हैं, इस वजह से कई बार स्वास्थ्य में और मतभेद देखने को मिलता है। पंचम भाव पे गुरु बुध का प्रभाव, पंचमेश नीचाभिलाषी हैं, इस वजह से विवाह मिला करके करें। जबरदस्ती या प्रेम विवाह के चक्कर में ना पड़े ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मंगल की दृष्टि शनि पे है, शनि की दृष्टि मंगल पे है, नहीं तो ये कई बार आगे चल करके विवाह को कोर्ट केस कचहरी तक पहुँचा देते हैं। उसके बाद कारोबार में मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, चरित्र चिंतन ठीक है, भाग्य का सुख ठीक है और करियर में भाग्य का लाभ। इसके साथ साथ व्यापार भी कर सकते हैं। ऊंचे पद पे नौकरी के योग यहाँ पे गुरु और सूर्य लगा रहे हैं, शनि लगा रहे हैं। दशम स्थान पे शनि की दृष्टि, दशम स्थान पे सूर्य और गुरु की दृष्टि, दशम स्थान के दशम स्थान में शुक्र बुध बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा मिलेगी, देर से मिलेगी, व्यक्ति को लगातार बने रहना चाहिए। सामान्यतः इस कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह विराजमान है वो आपकी कुंडली के 29 अंश 21 कला के चित्रा नक्षत्र के साथ शनिदेव, जो तुला लग्न की कुंडली के लिए पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के योग कारक होते हैं। 12वें भाव में हर्षित बली होते हैं, वर्ग उत्तम है, यानी कि आपकी कुंडली का शनि बहुत अच्छा है। और उसे क्या कहा, पर इतना कि शनि जो है वो दुखों के कारक होते हैं। दुर्बलई दुर्बलाज्ञया विपरीतः शनि स्मृताः, शनि दुर्बल होते हैं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। बलवान है मतलब संघर्ष भी देंगे, कई बार आलस्य दे दें, प्रमाद दे दें, कुंठा दे दें, कमज़ोरी दे दें, हठ दे दें, कठोरता दे दें, जिद दे दें, गुस्सा दे दें, क्रोध दे दें, ऐसा ये सब रहता है, इरिटेशन ऐसा वाला। तो हमें वहाँ पे भी सावधान रहना होगा। और ये विशेषतः शनि की महादशा अंतरदशा में बढ़ जाती हैं। विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी कुंडली में संतति 100% बहुत अच्छी है। करियर आपका ग्रोथ करेगा और निश्चित रूप से आप करियर में शनि की दशा में भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। ये कुंडली व्यापार 100% कर सकती है। कभी कभी बुद्धि काम वक्त पे काम नहीं आती है और कभी व्यक्ति अनुशासन से युक्त है, कभी बिल्कुल ही ठीक ठाक है, पर हमें वहाँ पे थोड़ी बहुत सावधानी रखनी होगी। शास्त्रयांश चक्र के आधार पर चंद्रमा और शनि का आपस में संबंध बन रहा है, तो हमें थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी अनुशासन को लेकर के। भाई बहन का संबंध आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है और विद्या अध्ययन इस कुंडली में थोड़ी मेहनत कराएगी लेकिन पूरी हो जाएगी। लॉ का क्षेत्र, केमिकल, मैकेनिकल और पॉलिटिक्स के साथ साथ पदस्थ अधिकारी, ये सब आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ भवन भूमि वाहन से संबंधित अब दशाओं पर चर्चा कर दूं तो बुध के साथ चंद्रमा और शनि के साथ गुरु, मतलब बुध और चंद्रमा और गुरु, ये 3 दशाएं भवन भूमि वाहन के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। पिता के लिए सूर्य की दशा और माता के लिए शनि और केतु की दशा कमज़ोर जा सकती हैं। संतान के लिए राहु की दशा, जबकि मंगल की दशा संतान के लिए कष्टदायक हो सकती है। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, अनुभव है, ऐसी कोई बात नहीं है। शनि के साथ साथ सूर्य, राहु और केतु की दशा में हमें अपने हड्डी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इतना ही नहीं, कई बार हमें मंगल की दशा में भी छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को देखते हुए बन रहा है। महामृत्युंजय का जप इस कुंडली में कराना होगा। शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना होगा। इन्हीं दशाओं में देवी कवच का पाठ जरूर व्यक्ति को करना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो जाए तो। रत्न के आधार पर इस कुंडली के लिए शनि का रत्न नीली या नीलम जीवन भर पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के आधार पर सफ़ेद पुखराज भी पहना जा सकता है। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम और उत्तर की दिशा में। भवन जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं वो रहेगा मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के मकान में भी रह सकते हैं। विवाह के लिए मैंने दिशा बता रखी है। इतनी सारी चीज़ें हैं। लग्न कुंडली के लग्नेश वृष राशि में बैठे हैं और नवांश कुंडली में भी वो जहां बैठे हैं नीचाभिलाषी हैं। लग्नेश वृष राशि में, नवांश कुंडली में नीचाभिलाषी। इस वजह से स्वास्थ्य और विवाह, इन दोनों से संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ
केंद्र त्रिकोण का योग लगा रहे हैं और यहाँ पे वो बुध वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इस वजह से कई बार वात पित्त कफ बुध की दशा में कमजोर होगा। यहाँ पे बैठे हैं लेकिन गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से व्यक्ति में भगवत भक्ति बनी रहेगी, संतति का सुख मिलता रहेगा। क्लियर है? कोई भी शुभ कार्य करना हो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दान करिए। हस्त, अनुराधा, पुष्य, रोहिणी, मृगशीरा और रोहिणी, ये मैंने जितने भी नक्षत्र बताए हैं इसमें आप दान पुण्य पूजा पाठ या कोई भी काम कर सकते हैं। अंक आपके लिए कुंभ और मिथुन राशि के लोग मैत्री के लिए अच्छे रहेंगे। अंक आपके लिए 5 और 8 अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीजें हैं। होरा चक्र के आधार पर कौन सी दशा में क्या क्या दिख रहा है उसके आधार पर सूर्य, राहु, केतु, चंद्रमा और गुरु आपके लिए लाभान्वित करने वाले ग्रह होंगे, जबकि बुध, मंगल, शनि और शुक्र थोड़ा बहुत इरिटेशन देने वाले बन रहे हैं। इन दशाओं में हमें सावधानी बरतनी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।